जय हिंद स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। एमपीपीएससी स्टेट सर्विस एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये काफी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इसमें स्टेट सर्विस मेंस 2021 में जीएस 1 में जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यहाँ पर क्वेश्चन के साथ आंसर भी बताए जाएंगे। यहाँ पर जो भी आंसर बताए जाएंगे, ये मत मानिए कि आंसर केवल यही होता है। आप भी उस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, उस टॉपिक से रिलेटेड आंसर करने का तरीका और आंसर के बारे में सोचने का तरीका अलग हो सकता है। हाँ, ये है कि जो स्टूडेंट अभी शुरुआत करें उनके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। एमपीपीएससी में जीएस के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो दो पार्ट में, दो सेक्शन में बटे होते हैं। हर एक सेक्शन में 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। सबसे पहले अति लघुत्तरी, उसके बाद लघुत्तरी और उसके बाद दीर्घोत्तरी। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन ए के बारे में। सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको 15 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ये अति लघुत्तरी से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर आंसर केवल आपको 10 शब्द में या एक पंक्तियों में करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है कौमुदी महोत्सव। तो इसका आंसर आप कर सकते हैं, शरद पूर्णिमा को मनाया जाने वाला ये दीपोत्सव है। दूसरा है सूत्राध्यक्ष। सूत्राध्यक्ष मौर्य साम्राज्य की शासन व्यवस्था में एक उच्च अधिकारी का पद था। तीसरा क्वेश्चन है श्री हर्ष सियक। तो यहाँ पर श्री हर्ष सियक द्वितीय परमार वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता कहा जाता है। यह वैरी सिंह द्वितीय का पुत्र था। चौथा क्वेश्चन है ख्वाजताश। ये क्या चीज है? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अलाई अमीरों को ख्वाजताश या अर्थदास कहा था। ख्वाजदास का अर्थ है एक मालिक के गुलाम। इसके बाद है पांचवा चांद बीबी। चांद बीबी 1550 से 1599 तक रही हैं। देश के दक्कन क्षेत्र की शासक और सैन्य नेता थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीनी आयोग। ये आयोग भारत के भूमि संसाधनों का मूल्यांकन करने के लिए गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग द्वारा स्थापित राजस्व जांच आयोग है। इसके बाद है बकास्ता। ये जमींदारी उन्मूलन के पूर्व जमींदारों ने अपने पास जो जोत की जमीन रखी थी उसे बकास्ता कहते हैं। हृदयनाथ कुंजरू। हृदयनाथ कुंजरू प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी भी थे। इसके साथ ही राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था, उस आयोग के ये सदस्य थे। इसके बाद है भारतीय स्वतंत्रता बिल। भारतीय स्वतंत्रता बिल 1947 ब्रिटिश संसद का एक अधिनियम था जिसने भारत को भारत और पाकिस्तान के दो स्वतंत्र प्रभुत्वों में विभाजित करने के लिए इसे लाया गया था। इसके बाद है कर्मवीर। कर्मवीर एक हिंदी पत्रिका थी। इसके प्रथम संपादक माखनलाल चतुर्वेदी जी थे। इसके बाद क्वेश्चन है माचा। माचा के बारे में आपको क्या लिखना है? लिख सकते हैं प्राचीन आयरलैंड की संप्रभुता देवी थी जो अल्स्टर प्रांत से जुड़ी थी। अगर आपको इसके बारे में कुछ और भी पता है या माचा किसी और चीज का नाम भी है, किसी और चीज के बारे में, तो वो भी आप लिख सकते हैं। बरमान मेला। ये नरसिंहपुर जिले के सुप्रसिद्ध ब्राह्मण घाट पर मकर संक्रांति पर 13 दिवस का ये मेला मनाया जाता है। जैजा भुक्ति। ये बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जैजाक भुक्ति है और इस पर चंदेल राजाओं का शासन था। इसके बाद है तुकोजी राव तृतीय होलकर। होलकर राजवंश की ये महाराजा थे जो शिवाजी राव होलकर के पुत्र और उत्तराधिकारी थे। इसके बाद दोस्त मोहम्मद खान। ये भोपाल रियासत के संस्थापक थे। प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध के दौरान अफगानिस्तान के प्रमुख शासकों में से ये एक थे। इसके बाद दूसरे टाइप का क्वेश्चन है जिसमें आपको 10 लघुत्तरी उप प्रश्न का आंसर करना है। आंसर आपको 50 शब्द या फिर 5-6 लाइनों में करनी है और हर एक क्वेश्चन यहाँ पर 5-5 नंबर के हैं। यहाँ पर 2.1 वाला क्वेश्चन है बृहत स्नानागार क्या है? तो आपने मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ा है, वहां पर आपने महान स्नानागार, बृहत स्नानागार इसके बारे में पढ़ा होगा, तो वही आंसर यहाँ पर करना है। देखिए, मोहनजोदड़ो में एक खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा था। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। यहाँ पर जो लंबाई थी, चौड़ाई और गहराई थी 11.88 मीटर, 7.01 मीटर और 2.43 मीटर है। इसमें पानी के रिसाव को रोकने के लिए चारों तरफ प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी और इसके चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें दोनों तरफ से सीढ़ियां भी बनी हुई थी। तो आपको तो इसका इमेज भी आपके आंखों में दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद 2.2 क्वेश्चन है भारतीय संस्कृति में 3 ऋणों की विवेचना कीजिए। वो 3 ऋण कौन से हैं? भारतीय संस्कृति में 3 ऋण देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण है।
मनुष्य को ईश्वर तथा देवों के प्रति ऋणी होना चाहिए। यज्ञों तथा देव स्तुतियों द्वारा देव ऋण से मुक्त होने का प्रयत्न करना चाहिए। दूसरा है ऋषि ऋण, ज्ञान ज्योति से जीवन पथ को आलोकित करने वाले गुरुओं के प्रति ऋणी होना चाहिए। और तीसरा है पितृ ऋण, मनुष्य को माता पिता का ऋणी माना जाता है और यही पितृ ऋण होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.3, दीवाने कोही क्या है, विवेचना कीजिए। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने आमीर कोही के पद की शुरुआत की थी और ये कृषि विभाग से संबंधित था। इस विभाग के अधिकारी अमीर कोही कहे जाते थे और इस विभाग का उद्देश्य दोआब में खेती की स्थिति में सुधार करना था और वे किसानों को सहायता और ऋण प्रदान किया करते थे। इसके बाद 2.4 क्वेश्चन है, सालबाई की संधि पर टिप्पणी लिखिए। सालबाई की संधि 17 मई 1782 को की गई थी और ये ब्रिटिश और मराठों के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। सालबाई ग्वालियर जिले में स्थित है। यह संधि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के परिणाम को निपटाने के लिए एक लंबी वार्ता के बाद वारन हेस्टिंग और महादजी सिंधिया के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि के परिणाम में सालसेट भरूच का नियंत्रण कंपनी द्वारा बनाए रखा गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.5 नंबर, सन्यासी विद्रोह पर टिप्पणी लिखिए। इसके बारे में तो आपने पढ़ा होगा मॉडर्न इंडिया में। मॉडर्न इंडिया में सन्यासी विद्रोह 1773 से 1800 के बीच हुआ था। देखिए, इस डेट में थोड़ी बहुत बुक में चेंजेस मिलेगा तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। 1770 के विनाशकारी अकाल और ब्रिटिशों की कठोर आर्थिक नीति के कारण पूर्वी भारत में सन्यासियों के एक समूह द्वारा ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिरोध किया गया था और इन सन्यासियों में बड़ी संख्या में वंचित होते जमींदार, विस्थापित सैनिक और गरीब शामिल थे। बंकिम चंद्र के आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह के बारे में वर्णन किया गया है। यहाँ पर आप ये भी ऐड कर सकते हैं कि सन्यासी विद्रोह और किस वजह से हुआ था, जैसे कि तीर्थ यात्रियों पर टैक्स लगाया गया था और इस वजह से भी सन्यासी विद्रोह हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट है, भारत सेवक मंडल क्या है। गोपाल कृष्ण गोखले जी ने सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना 12 जून 1905 को पुणे महाराष्ट्र में की थी और इसका उद्देश्य राष्ट्रीय मिशनरियों को भारत की सेवा के लिए प्रशिक्षित करना और केवल संवैधानिक तरीकों से भारतीय लोगों के सच्चे हितों को बढ़ावा देना था। याद रहे, कुछ चीजें हिंदी में ऐसे लिखी होती है जिसको आपको लगेगा कि पढ़े ही नहीं थे, इसलिए जब भी आप क्वेश्चन पढ़े हिंदी में तो उसे इंग्लिश में भी एक बार जरूर देख लें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2.7 है, राजा बख्तावर सिंह के विषय में आप क्या जानते हैं। देखिए, राजा बख्तावर सिंह मध्य प्रदेश के धार जिले के अमझेरा कस्बे के शासक थे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में मध्य प्रदेश में अंग्रेजों से संघर्ष किया था इन्होंने और अपने ही सहयोगी की विश्वासघात के कारण नवंबर 1857 को लालगढ़ के किले के पास जंगल में गिरफ्तार कर लिया गया था इनको। इंदौर में 10 फरवरी 1858 को इनको फांसी दे दी गई थी। इसके बाद क्वेश्चन है 2.8 नंबर, चित्रकूट के विषय में आप क्या जानते हैं। यहाँ पर जितने भी आंसर बताए गए हैं ये हमारे अकॉर्डिंग है, इसमें हम भी अलग से चेंज कर सकते हैं। जैसे जैसे आपको विषय का नॉलेज होता जाएगा, आपकी किताब में क्या लिखा है उसे आप पढ़ेंगे, उसके बारे में आप क्या समझते हैं, एग्जाम हॉल में आप कितना अच्छा लिख पाते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। ये केवल आपके आंसर राइटिंग में हेल्प कर सकता है कि आपको आंसर लिखना है तो जल्दी से आपके दिमाग में कुछ तो आंसर आना चाहिए जो सही भी हो, उस टॉपिक से रिलेट भी करता हो। उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के सीमा पर सतना जिले में चित्रकूट स्थित है। यहाँ रामघाट, जानकी कुंड, कामदगिरी, लक्ष्मण जी का मंदिर, भरतकोप, रामस्या, सती अनसुईया आश्रम, गुप्त गोदावरी, हनुमान धारा ये प्रमुख दार्शनिक स्थल हैं। यहाँ भगवान राम और माता सीता ने वनवास के 14 वर्ष में से 11 वर्ष व्यतीत किए थे। इसके अलावा ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन्होंने यहाँ बाल अवतार लिया था। इसके बाद 2.9 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें क्वेश्चन है कि मंदसौर की संधि की विवेचना कीजिए। देखिए, मंदसौर की संधि मराठा और अंग्रेजों के बीच हुआ था और ये तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध में हुआ था। ये युद्ध महीदपुर में हुआ था, इसलिए इसे महीदपुर का युद्ध भी कहा जाता है। ये युद्ध सर थॉमस हिस्लोप के नेतृत्व में मल्हार राव होलकर द्वितीय और हरि राव होलकर और भीमा बाई होलकर के साथ हुआ था। 6 जनवरी 1818 को मंदसौर की संधि हुई जिसमें अंग्रेजों द्वारा रखी गई सभी शर्तों को होलकरों द्वारा मान लिया गया था। इसके बाद क्वेश्चन है 2.10, महाराज रघुराज सिंह के विषय के बारे में आप क्या जानते हैं। महाराज रघुराज सिंह 1854 से 1880 तक रहे। ये बघेल वंश के शासक थे तथा विश्वनाथ सिंह के पुत्र थे।
इन्हीं के शासनकाल में 1857 का युद्ध हुआ था। 1857 के इस विद्रोह को कुचलने के लिए इन्होंने ब्रिटिश सेना की सहायता की थी और विद्रोह के बाद महाराज रघुराज सिंह को क्राउन के प्रति वफादारी के लिए उपहार के रूप में सुहागपुर, अमरकंटक और सिंहबारा का क्षेत्र दिया गया था। 1860 में इन्हें ग्रेट कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई थी। इसके बाद तीसरे टाइप का क्वेश्चन है जहां पर 5 दीर्घोत्तीय क्वेश्चन दिए गए हैं। आंसर आपको 200 शब्दों में करना है और हर क्वेश्चन 11-11 नंबर के हैं। 3.1 नंबर का क्वेश्चन है जहां पर 2 क्वेश्चन है। एक है ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक संगठन की विवेचना कीजिए और दूसरा है अशोक के धम्म की विवेचना कीजिए। मतलब कोई एक क्वेश्चन आपको चुनना है दोनों में से। हमने अशोक के धम्म की विवेचना से रिलेटेड क्वेश्चन को चुना है। इस तरीके से आप एग्जाम्पल में आंसर कर सकते हैं। अशोक का धम्म हेडलाइन बना करके। अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए जिन नियमों की संहिता प्रस्तुत की उसे उसके अभिलेख में धम्म कहा गया है। अशोक ने अपने दूसरे और 7वें स्तंभ लेख में धम्म के गुणों को बताया है, जो कुछ इस प्रकार है: साधुता, मृदुता, पवित्रता, सत्यवादिता, दान, दया, अत्यधिक कल्याण, अल्प पाप आदि। ब्रह्मगिरी अभिलेख में भी इन गुणों के अतिरिक्त शिष्य द्वारा गुरु का आदर धम्म के अंतर्गत माना गया है। तीसरे शिलालेख में अशोक ने बताया कि अल्प व्यय तथा अल्प संग्रह को भी धम्म का अंग माना। अशोक ने न केवल धम्म की व्याख्या की बल्कि अपने धम्म की प्रगति में बाधक पाप की भी व्याख्या की है। उसके अनुसार चंडता, निष्ठुरता, क्रोध, मान और ईर्ष्या पाप के लक्षण हैं तथा प्रत्येक व्यक्ति को इससे बचना चाहिए। अशोक द्वारा धम्म प्रचार के 2 उपाय अपनाए गए थे। एक है धम्म यात्राओं का प्रारंभ और दूसरा राजकीय पदाधिकारियों की नियुक्ति। धम्म यात्राओं का प्रारंभ में अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोधगया की यात्रा की और उसी के 4थे वर्ष नेपाल की तराई में स्थित है निगाली सागर में जाकर उन्होंने कनक मुनि बुद्ध के स्तूप के आकार को दुगना करवाया। दूसरा उपाय जहां पर राजकीय पदाधिकारियों की नियुक्ति की बात की थी। तो तीसरे और 7वें स्तंभ लेख से पता चलता है कि अशोक ने युक्त राजुक और प्रादेशिक नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी और ये धम्म प्रचार के प्रसार के लिए नियुक्त किया गया था। इसके बाद अशोक के कुछ शिलालेख है जहां पर धम्म का उल्लेख है। तीसरे शिलालेख, चतुर्थ शिलालेख, पंचम शिलालेख, 8वां शिलालेख, 9वां शिलालेख, 10वां शिलालेख, 11वां और 12वां, ये 12वें शिलालेख तक यहाँ पर धम्म का उल्लेख है। और निम्न धम्म प्रचारक को अशोक ने इन देशों में भेजा, जैसे कि इधर है धम्म प्रचारक और इधर है देश। महारक्षित को यवन देश में, धर्म रक्षित को अप्रांतक, महाधर्म रक्षित को महाराष्ट्र भेजा और मध्यम को हिमाचल प्रदेश, महेंद्र को श्रीलंका, जैसे सिंघल देश भी कहा गया था उस टाइम पे, संघमित्रा को श्रीलंका। अशोक खुद नेपाल पहुंचे थे और मज्झंती को कश्मीर और गंधार भेजा गया था। तो अशोक ने धम्म प्रचार के माध्यम से ही अपने पड़ोसी राज्यों के साथ शक्ति, सहिष्णुता और बंधुत्व के आधार पर मधुर संबंध बनाए थे। क्वेश्चन का आंसर लिखते समय आप यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं, जैसे कि भूमिका पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे मुख्य भाग और तीसरे नंबर पे निष्कर्ष। अगर आपके पास समय है तो आप आंसर इस तरीके से लिख सकते हैं, प्रैक्टिस में ऐसा कर सकते हैं। वैसे तो समय बहुत कम बचता है तो इस तरीके से कुछ लिखा नहीं जा सकता। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 3.2। क्वेश्चन है गुरु नानक से गुरु गोविंद सिंह तक मुगल सिख संबंधों पर प्रकाश डालिए अथवा में शिवाजी के शासन प्रबंध की विवेचना कीजिए। इस क्वेश्चन को हम चुनते हैं शिवाजी के शासन प्रबंध के बारे में। तो सबसे पहले आप बता सकते हैं शिवाजी के शासन प्रबंधन 5 भागों में बटा था: केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, राजस्व प्रशासन, सेना प्रशासन, न्याय प्रशासन। इसके बाद केंद्रीय प्रशासन में 8 मंत्री थे, इनके बारे में आप चर्चा करेंगे। प्रांतीय प्रशासन में जो 3 क्षेत्रों में बटा हुआ था उसके बारे में, राजस्व प्रशासन, सेना प्रशासन, न्याय प्रशासन, इनके लिए 2-4 पंक्तियां आपको लिखनी है। सबसे पहले बात करते हैं भूमिका। भूमिका में जैसे कि सैन्य प्रतिभा के साथ साथ शिवाजी में उच्च कोटि की प्रशासनिक क्षमता भी थी। शिवाजी एक महान शासक थे क्योंकि वही गुण जो एक योग्य सेनापति के होने चाहिए, एक सफल संगठनकर्ता और राजनीति के लिए भी वांछनीय है, मतलब उसके लिए भी होना चाहिए। अब पहले बात करते हैं केंद्रीय प्रशासन के बारे में। केंद्रीय प्रशासन में शिवाजी का शासन केंद्रीय, स्वेच्छाचारी और निरंकुश था। राज्य की सारी शक्तियां शिवाजी में केंद्रित थी। वे संपूर्ण शासन पर कड़ा नियंत्रण रखते थे।
शिवाजी को परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद थी। इस मंत्री परिषद में कुल 8 मंत्री होते थे। इन्हें अष्टप्रधान कहा जाता था। ये 8 मंत्री कौन है? पेशवा, जिसे प्रधानमंत्री भी कहा जाता था, अमात्य, सचिव, मंत्री, सुमंत, सेनापति, पंडित राव और न्यायाधीश। इसके बाद दूसरा लिखेंगे आप प्रांतीय प्रशासन के बारे में। प्रांतीय प्रशासन, शिवाजी का स्वराज 3 भागों में बटा था और प्रत्येक भाग में एक अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी कोंकण और दक्षिण के जिले, इस तरीके से आपको लिखना है। उत्तरी क्षेत्र में पूना से लेकर के सलहर तक का क्षेत्र आता था। दक्षिण कोंकण में उत्तरी कनारा तक का क्षेत्र विस्तृत था। दक्षिण जिले में सतारा से लेकर के धारवाड़ और कोफाल क्षेत्र तक ये विस्तृत था। तीसरा है राजस्व प्रशासन, जिसमें शिवाजी ने राजस्व के क्षेत्र में अनेक सुधार कार्य किए। अपने अधीन क्षेत्र जो भी वंशानुगत जमींदार की प्रथा चल रही थी, उनकी शक्तियों को समाप्त करने का प्रयास किया। बार बार जो भू हस्तांतरण किया जाता था उस पर प्रतिबंध लगा दिया और कर्मचारियों और अधिकारियों को नगद वेतन देना शुरू कर दिया। इसके बाद सेना प्रशासन। सेना प्रशासन में शिवाजी की शक्ति का प्रमुख स्रोत उसकी सेना ही थी, इसलिए शिवाजी ने इस पर विशेष तौर पर ध्यान दिया। शिवाजी के पहले मराठा सैनिक 6 माह सेना में रहा करते थे और 6 माह खेती में काम किया करते थे। उसके बाद शिवाजी के शासन व्यवस्था में उन्होंने ये सुधार किया कि ये जो मराठा सैनिक है 6 माह सेना में 6 माह खेती में, इसको हटा करके एक स्थायी सेना रखने की प्रथा शुरू कर दी। इनकी सेना में अश्वरोही, पैदल, नौसेना ये लोग भी शामिल थे। 5वां है न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था में शिवाजी की न्याय व्यवस्था हिंदू व्यवस्था पर आधारित थी और उन्हीं के अनुसार न्याय होता था। न्यायाधीश केवल ब्राह्मण होते थे जो फौजदार और दीवानी दोनों तरह के मामले को देखते थे। निष्कर्ष लिख सकते हैं कि अंतिम में ये भी कि शिवाजी हिंदूवादी नेता भले ही थे, लेकिन उनके द्वारा और उनके राज्य में किसी भी प्रकार के मुसलमानों से दुर्व्यवहार नहीं हुआ। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3.3, जिसमें 1857 की विद्रोह की प्रकृति या स्वरूप को बताना था। क्या उसे प्रथम स्वाधीनता संग्राम कहना उचित है? दूसरा है 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण से क्या अभिप्राय है? भारतीय पुनर्जागरण के कारणों की विवेचना कीजिए। हम यहाँ पर ऊपर के क्वेश्चन 1857 की विद्रोह की प्रकृति या स्वरूप क्या थी, इसको चुनते हैं। तो यहाँ पर आंसर आप इस तरीके से लिख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। 1857 का विद्रोह एक ऐसी चुनौती थी जिसने भारत में अंग्रेजी शासन की जड़ों को हिलाकर रख दिया। स्वरूप के बारे में बात करें तो 1857 के विद्रोह के संबंध में इतिहासकारों के बीच गहन मतभेद की स्थिति रही थी। यह मतभेद इस विद्रोह में शामिल लोग, विद्रोह का विस्तार, अपनाए गए तरीकों और विद्रोहियों के लक्ष्य को लेकर था। वस्तुतः विदेशी सत्ता के प्रतीकों पर सामूहिक प्रहार किए गए, अंग्रेज छावनियों पर हमले हुए, सरकारी खजाने लूटे गए और कैदियों को रिहा किया गया। इतना ही नहीं, अंग्रेजों का साथ देने वाले तथा उसकी नीति का लाभ उठाकर समृद्ध होने वाले पर भी प्रहार किया गया। किंतु सरकार इस विद्रोह को दबाने में सफल रही और विद्रोह के पश्चात जारी सरकारी रिपोर्टों में इसे सैनिक विद्रोह कहा गया। इसी के बाद विद्रोह के स्वरूप के संदर्भ में एक लंबी बहस छिड़ गई और विभिन्न इतिहासकारों ने भिन्न भिन्न स्वरूप निर्धारित किए, जैसे कि जॉन लॉरेंस और सीले। इन लोगों ने कहा कि ये सैनिक विद्रोह था। रीज के अनुसार ये एक धर्म युद्ध था। जेम्स आउटरम व टेलर ने कहा कि ये हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था। टी.आर. होम्स ने कहा कि बर्बरता और सभ्यता का संघर्ष था। किसानों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था, इस वजह से इसे किसान विद्रोह कहा गया। इंग्लैंड नेता डिजराइली ने कहा कि ये एक राष्ट्रीय आंदोलन था। वीर सावरकर और डॉक्टर सेन ने इसे स्वतंत्रता संग्राम कहा। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में अब किसी संघर्ष को स्वतंत्रता संघर्ष के रूप में इस अर्थ में स्वीकार किया जा सकता है जब देश के लोग विदेशियों को बाहर निकालने के लिए संघर्ष छेड़ दें। 1857 ईस्वी के विद्रोह में जनभावना निस्संदेह अंग्रेजों के विरुद्ध थी। विद्रोहियों को संगठित करने वाला यह मुख्य तत्व था। इस संदर्भ में विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मानना अनुचित न होगा। किसी भी क्रांति का स्वरूप केवल उस क्रांति के आरंभ करने वाले लक्ष्यों से निर्धारित नहीं होता, बल्कि इससे निर्धारित होता है कि उस क्रांति ने अपनी क्या छाप छोड़ी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3.4, महाकौशल क्षेत्र में असहयोग आंदोलन पर प्रकाश डालिए अथवा में निमाड़ और मालवा की लोक चित्रकला की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
निमाड़ लोक चित्रकला, इसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन चुना हुआ है जो अथवा में है। निमाड़ क्षेत्र के लोक चित्र अपने अंकन के साथ साथ कुछ विशेषताओं के लिए जाने जाते हैं। यहाँ का सर्वाधिक प्रचलित लोक चित्र मांडाना है। मांडाना इसके अंतर्गत विभिन्न पर्व त्योहारों, विशेषकर दीपावली के अवसर पर घर के फर्श और दीवारों को गोबर एवं पीली मिट्टी से लीपकर उस पर गेरू या सफेद खड़िया से कलात्मक मांडने बनाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त जिरौती, नाग भित्ति चित्र, सांझा फूली हुई, नवरथ दशहरा चित्रण आदि यहाँ के प्रचलित लोक चित्र हैं। इसके बाद निमाड़ के भित्ति चित्रों की विशेषता ये है कि आकृतियों में आंखें बनाकर उनकी प्राण प्रतिष्ठा करना तथा उनका प्राग ऐतिहासिक आकृतियों के करीब होना है। इसके बाद है मालवा लोक चित्रकला। मालवा के लोक चित्रों में अधिकांश चित्र घर की महिलाएं ही बनाती हैं। चित्तेरी जाति के चित्रावड़ घर की बाहरी दीवारों तथा मंदिरों की दीवारों पर किया जाता है। इसमें बारात, बैंड बाजा, पालकी, घुड़सवारी, हाथी पर दूल्हा दुल्हन, गणेश, शंकर, पार्वती इनके रंगीन चित्र बनाए जाते हैं। इसके बाद घर की महिलाएं दीवारों और भूमि पर अनेक आकृतियां विशेष अवसर पर बनाती हैं। इनमें मांडना सर्वाधिक लोकप्रिय है। संजा पर्व पर किशोरियां दीवार पर गोबर, फूल, पत्ती, चमकीली पत्तियों से 16 दिन तक कई अलग अलग टाइप की आकृतियां बनाती हैं। मालवा में मेहंदी का भी प्रचलन है। इसके अलावा अबीर और गुलाल और सूखे रंगों से बनाई जाने वाली रंगोली यहाँ लोकप्रिय है। इसके साथ मालवा लोक चित्रकला के कई और भी रूप प्रचलित हैं, जैसे कि गोंदना, शरीर पर गोंदना गुदवाने का भी प्रचलन है। मेहंदी की आकृतियां, मेहंदी का विशेष प्रचलन है जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार की आकृतियां बनाई जाती हैं। संजा की आकृतियां, श्राद्ध पक्ष में कुंवारी कन्याएं गोबर, फूल और पत्तियों से घर की दीवारों पर संजा की आकृतियां बनाती हैं। इसके बाद 3.5 नंबर का क्वेश्चन है, अहिल्याबाई होलकर के व्यक्तित्व एवं योगदान का मूल्यांकन कीजिए। अथवा में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में शंकर शाह और रघुनाथ शाह के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। यहाँ पर आंसर आप कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। यहाँ पर 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में शंकर शाह और रघुनाथ शाह के योगदान का मूल्यांकन करने का क्वेश्चन हमने चुना है। राजा शंकर शाह का जन्म मंडला के किले में हुआ था। इनके पिता का नाम सुमेर शाह था। 1804 में सुमेर शाह की मृत्यु के बाद 1818 में गोंडवाना साम्राज्य मराठाओं के हाथ से निकल गया। अंग्रेजों ने मंडला को अपने अधीन कर लिया और मध्य प्रांत में मिला लिया। इसके बाद राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह को जबलपुर में गड़ा पुरवा के पास 3 गांव के जागीर देकर पेंशन दे दी गई। राजा शंकर शाह अंग्रेजों के इस व्यवहार के विरुद्ध थे और अंग्रेजों से स्वतंत्रता चाहते थे। राजा शंकर शाह एवं कुंवर रघुनाथ शाह ने अंग्रेजों के विरुद्ध शक्तिशाली संगठन तैयार कर लिया था। राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह ने मध्य प्रांत के रजवाड़े परिवार, जमींदारों और मालगुजारों को एकत्रित करने के लिए रोटी और कमल की जगह 2 काली चूड़ियों की पूड़ियां जिसमें संदेश लिखा था कि अंग्रेजों से संघर्ष के लिए तैयार रहो या चूड़ियां पहनकर घर में बैठो। कानपुर, लखनऊ और दिल्ली से होने वाली भयंकर घटनाओं के समाचार सुन करके राजा शंकर शाह ने भी 10 सितंबर 1857 को जबलपुर में गढ़ापुरवा में एक बैठक बुलाई और अंतिम बार विजयदशमी को आक्रमण करने की योजना बनाई गई। राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह की इस योजना की जानकारी जबलपुर के डिप्टी कमिश्नर क्लर्क को लग गई थी। लेफ्टिनेंट क्लर्क ने 20 घुड़सवार सैनिक और 60 पैदल सैनिकों के साथ गढ़ापुरवा में धावा बोला तथा राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही दोनों की स्वरचित कविताएं और लाल रंग का रेशमी थैला जिसमें दस्तावेज और पत्र भरे थे बरामद कर लिए गए। डिप्टी कमिश्नर और 2 अंग्रेज अधिकारी का न्याय आयोग बनाया गया। 3 दिन तक राजद्रोह का आपराधिक मामला चलाया गया। राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह ने सारे आरोप स्वीकार कर लिए और दोनों को फांसी की सजा दी गई। राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह ने खुद को तोप से उड़ाने की बात रखी, जिसे स्वीकार कर लिया गया। राजा शंकर शाह बुद्धिजीवी थे। वे जानते थे कि जब सार्वजनिक रूप से उन्हें तोप से उड़ाया जाएगा तो जन आक्रोश फैलेगा और मध्य प्रांत में भयानक संग्राम होगा। 18 सितंबर 1857 को रघुनाथ शाह और शंकर शाह को तोप से उड़ा दिया जाता है। इस बलिदान के बाद सारे मध्य प्रांत में अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम छिड़ गया। तो इस तरीके से आप आंसर कर सकते हैं। ये एमपीपीएससी मेंस
एमपीपीएससी 2021 का मेंस का कॉपी है और मेंस में GS1 का GS1 भी 2 पार्ट में बटा है, तो ये पहला वाला पार्ट है। पार्ट ए का आंसर है, अप्रोक्सली दिया गया है, आप अपने हिसाब से जो आंसर आपको सही लगता है उस हिसाब से आप लिखिए।